बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम अनुसूची के अगला स्टेप माने कि अनुसूची दिखने में कैसी होनी चाहिए, उसका आकार कितना बड़ा होना चाहिए और उसका निर्माण करते समय क्या क्या चीज़ें देखनी है, मतलब बाहरी रूप से, वो हम बात करेंगे। अनुसूची के भौतिक जो स्वरूप है उसमें हम देखेंगे कि सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए जब अनुसूची उत्तरदाता के सम्मुख जाती है तो अनुसूची का स्वरूप अगर आकर्षक होता है तो उसे उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो सकती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, अखबार में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं विभिन्न स्कूलों का, कॉलेजों का या संस्था, संगठन, बिजनेस में दुकानों का, इनका जो भी, तो अगर वो दिखने में अच्छा दिखता है, कागज़ अच्छा होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं होता, तो व्यक्ति उसको देखने के लिए लालायित होता है, देखना चाहता है उसको कि देखिए इसमें क्या है। तो ठीक उसी तरह से जब हम अपने विषय की सूचनाएं ज्ञात करने के लिए क्षेत्र में जाएं अनुसूची को लेकर, तो उसका आकार, उसका कलर और उसका कागज़, प्रिंट, है ना, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करती हैं कि हाँ कुछ है इसमें अलग चीज़, तो वो देखना चाहिए। तो इसलिए हम आज बात करेंगे अनुसूची के भौतिक स्वरूप की। ठीक है, सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ है वो है कागज़। अनुसूची को प्रिंट कराने के लिए कागज़ की किस्म अच्छी होनी चाहिए। कई बार आप देखते हो कि कागज़ में आगे जो लिखा जाता है वो पीछे दिखाई देने लग जाता है, या धुंधला दिखता है, या खुरदरा होता है, मटमैले कलर का होता है और उसमें प्रिंट अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अनुसूची में जब छपवा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं हम, तो उसका कागज़ अच्छी किस्म का होना चाहिए ताकि लिखने में सुविधा हो। क्योंकि उत्तरदाता जब उत्तर देता है तो साक्षात्कार करता है या जो भी शोध करता है वो उनके प्रश्नों के उत्तरों को लिखता है। तो लिखते समय अगर कागज़ अच्छा नहीं होगा तो इंक फैलने लग जाएगी, या जो लिखा जाएगा कभी पेन में कागज़ अटकेगा, कभी कुछ होगा। तो इसलिए कागज़ ऐसा होना चाहिए जिस पर स्याही ना फैले, लेख सुंदर आए और प्रश्नों के उत्तर वह सही रूप में लिखे जा सके, जिन्हें वापस आकर भी पढ़ा जा सके। ठीक है, दूसरी जो चीज़ ध्यान रखने की है वो है अनुसूची का आकार। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अनुसूची का आकार ना तो बहुत बड़ा ही होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा आकार होगा तो उसको उठाकर ले जाने में असुविधा होगी, मुड़ेगी तुड़ेगी, उसको फोल्ड करके ले जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसको फोल्ड करना पड़े, और इस असुविधा से बचने के लिए उसका आकार जो है वो बहुत छोटा और बहुत बड़ा दोनों ही नहीं होने चाहिए। अक्सर अनुसूची का जो आकार होता है, जो शोध में एक प्रमाणित किया जाता है शोध में, वो है 8/11। 8/11 जो है वो सही आकार मान लिया जाता है, जिसमें आंसर लिखने में आसानी रहती है। तीसरा जो ध्यान रखने की बात है वो है जगह छोड़ना। आपने देखा होगा कि प्रश्न जो कॉपियाँ आती है आपके पास, जो भी नोटबुक लेते हैं आप, उसमें एक हाशिया छूटा हुआ रहता है जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर या कुछ शॉर्ट नोट जो भी लिखना होता है वो आप लिख पाते हैं। तो ऐसे ही जगह छोड़ने के लिए हम कह रहे हैं अनुसूची जब हम प्रश्न छपवाते हैं उस समय उचित स्थान को छोड़कर छपवाना होता है, जिससे एक तो पढ़ने में स्पष्टता हो जाती है, दो प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़ी जानी चाहिए जिससे दोनों के उत्तर मिक्स ना हो जाए। फिर साथ ही साथ अनुसूची के बाईं और कम से जो कितना जगह छोड़ी जानी चाहिए उसकी बात हम करते हैं। तो करीब करीब अनुसूची की बाईं ओर कम से कम 2/8 इंची जो है वो जगह छोड़ी जानी चाहिए, और दाहिनी ओर जैसे मान लो कोई टिप्पणी लिखनी होती है तो 1/5 या 1/3 का हाशिया छोड़ा जा सकता है इंच का। ठीक है,
तो ये इसमें ध्यान रखने की बात है। इससे एक तो वो अनुसूची आकर्षक भी लगेगी और टिप्पणी वगैरह लिखने में सुविधा होगी। हाथ के हाथ नोट लिख लिया जाएगा, नहीं तो आगे पीछे लिखने से क्या होता है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ नहीं पाते हैं और कभी कभी उसको देखते नहीं हैं आगे पीछे। फिर नेक्स्ट है छपाई। छपाई की बात, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर छपाई अच्छी होती है, घिलमिल वाली नहीं होती है और उभर कर आने वाली होती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तरदाता उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, उसको अच्छा लगता है देखकर। तो अनुसूची की छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, साइक्लोस्टाइल करा लेते हैं पैसे के अभाव में कि पैसा कम खर्च होगा तो चलो साइक्लोस्टाइल करा लेते हैं, लेकिन माना बजट भी कई बार, हर बार बजट बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन बजट कम होता है, तो भी जब हम साइक्लोस्टाइल कराएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो बात ध्यान रखने की है वो है चित्रों का उपयोग। प्रश्नों को अधिक और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कभी कभी प्रश्नों के साथ चित्रों का उपयोग भी किया जाना चाहिए या किया जा सकता है, कह सकते हैं हम। यदि चित्रों का उपयोग आवश्यक हो तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसा नहीं हर जगह ही चित्र डालने हैं, लेकिन जहाँ डाले जा सकते हैं वहाँ चित्रों का अगर हम उपयोग करते हैं तो अनुसूची आकर्षक हो जाती है। चित्र स्पष्ट होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, आकर्षण वाले होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाह्य स्वरूप जो है ये होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूची की अंतर्वस्तु। अनुसूची की अंतर्वस्तु की जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये अंतर्वस्तु के 3 पार्ट हैं। पहला हिस्सा, बीच वाला और लास्ट में अनुसंधानकर्ताओं के लिए निर्देश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक सूचनाओं की। प्रारंभिक सूचनाएं, इसके अंतर्गत अनुसंधान तथा उत्तरदाताओं के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने से संबंधित प्रश्नों को समाविष्ट किया जाना चाहिए, जैसे आपका नाम, आपका विषय, आप अध्ययन करने वाले संगठन का नाम, क्रम संख्या, सूचनादाता का नाम, पता, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, जाति, साक्षात्कार का स्थान, साक्षात्कार करने का तरीका और समय आदि की जानकारी सबसे पहले पूछी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, एक परिचय मिल जाता है कि हमारा उत्तरदाता किस लेवल का है, हम उसको उसी ढंग से टैकल कर पाते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक सूचनाएं, ये सारे ही उत्तरदाता जितने भी अनुसूचियां भरनी है उसमें ये कॉमन जानकारी सबके पास होनी चाहिए, तो एक हमारे पास कॉमन डेटा आ जाता है इससे, इसलिए ये प्रारंभिक सूचना है। फिर मुख्य सूचना। मुख्य सूचना इस भाग में अनुसंधान के विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रश्न और सारणियाँ आदि ली जाती हैं, टेबल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें कि उत्तरदाता से पूछकर अध्ययनकर्ता क्या करता है, भरता जाता है। ये प्रश्न व सारणियाँ उन तथ्यों के संकलन में सहायक होती है जिनकी सहायता से प्राकल्पना की जांच की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेबल में वो सारे आंकड़े एक साथ आ जाते हैं तो हमें आसानी हो जाती है उनको एक्सप्लेन करने में। और तीसरा जो पोर्शन आता है वो है अनुसंधानकर्ता के लिए निर्देश। अब अनुसंधानकर्ता के निर्देश में अपन पहले ये कह रहे थे कि भाई अनुसूची में क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं चाहिए होता है ना, थोड़ा सामान्य सा ज्ञान हो पढ़ने लिखने का तो काम चलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनुसूची के अंत में अनुसंधानकर्ता को कुछ मार्गदर्शक निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें कैसे कार्य करना है, जैसे जिनकी सहायता से उसके द्वारा यथार्थ तथ्यों का संकलन किया जा सकेगा। तो ये मार्गदर्शन के कुछ सुझाव उसको दे दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो बात आती है, अनुसूची में प्रश्न कैसे होते हैं। अनुसूची में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए जिससे कि उत्तरदाता आसानी से उत्तर दे सके, इसके लिए भी हमें कुछ ध्यान रखना होगा। अनुसूची में एक प्रकार से प्रश्नों की एक सूची तो होती है, इसमें सम्मिलित किए जाने वाले सभी प्रश्न एक ही प्रकार के नहीं होते। कई बहुवैकल्पिक होते हैं, कई एक शब्द वाले होते हैं, कहीं पर उससे सुझाव मांगे जाते हैं उत्तरदाता से, तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसमें किस तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है अनुसूची में, उसकी चर्चा हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो है मुक्त प्रश्न, इसको बोलते हैं ओपन एंड क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें इन प्रश्नों की विशेषता क्या है कि इसमें उत्तरदाता को किसी भी प्रकार से अपने मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, खुला होता है, आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए इन प्रश्नों में भाषा संबंधी कोई समानता नहीं होती है। उत्तरदाता से सुझाव मांगे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए इनके उत्तर लंबे होते हैं। जैसे हमने पूछा कि जाति प्रथा की समाप्ति के क्या कारण हैं, अब आप अपने विचार देंगे इसमें, तो या मैं बोलूं अंतर जाति विवाह को अच्छा क्यों नहीं माना जाता है, तो इसके संबंध में आप अपने सुझाव दीजिए। तो आप सुझाव 2, 3, 4, 5 लाइन में भी दे सकते हैं, आधे प्रश्न में भी उदाहरण सहित दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से ये लंबे उत्तर वाले प्रश्न होते हैं।